यूट्यूब। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम युद्ध में। हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग जो है उसके आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम लोग विभाज्यता के नियम को सीखेंगे। हम लोग जो है इसके कंसेप्ट को थोड़ा देर समझ लेते हैं। जैसे आपको पता है कि जो संख्याएं होती हैं, जो नंबर्स होती हैं, इनके अंकों के स्थान पर जो है संख्याओं को दो कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं। एक को कहा जाता है संख्याओं का स्थानीय मान, एक को कहा जाता है संख्याओं का स्थानीय मान और एक को जो है सो कहा जाता है संख्याओं का जातीय मान या फिर से जो है सो अंकीय मान। जातीय मान या अंकीय मान कहते हैं इसको। अंग्रेजी में कहा जाता है प्लेस वैल्यू, इसको कहा जाता है प्लेस वैल्यू और इसको जो है सो कहा जाता है फेस वैल्यू कहा जाता है। तो संख्याओं के उसके अंकों के स्थान के आधार पर दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एक को कहा जाता है स्थानीय मान और एक को कहा जाता है अंकीय मान या फिर से जो है सो जातीय मान, फेस वैल्यू कहा जाता है। स्थानीय मान का मतलब होता है कि किसी संख्या में, किसी नंबर्स में कोई अंक किस स्थान पर है, किस पोजीशन पर स्थित है। जैसे कि मैं कोई संख्या लिखता हूँ 5, 6, 7, 8, 9। अगर मैं पूछूंगा कि बताओ इसमें संख्याओं का जो है स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि ये जो 9 जो है वह संख्या में किस प्लेस पर आता है, उसका स्थान क्या है। तो जब भी हम लोग संख्याओं के स्थानीय मान को या फिर से जो है प्लेस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करते हैं और जो लेफ्ट साइड से पहली बार जो संख्या आती है उसको जो है हम लोग बोलते हैं वंस प्लेस पर बोला जाता है, या हिंदी में इसको बोला जाता है इकाई का स्थान। जो दूसरी बार संख्या आती है उसको टेंस बोला जाता है, हिंदी में उसको दहाई बोला जाता है। तीसरी बार जो संख्याएं आती है उसको हम लोग बोलते हैं हंड्रेड बोलते हैं, हिंदी में इसको सैकड़ा बोला जाता है। उसी तरीके से इस पर जो आता है उसको थाउजेंड बोला जाता है। इसके बाद से जो आता है उसको 10,000 बोला जाता है। तो ये जो है संख्याओं के प्लेस को बताता है, इसके स्थान को बताता है। अब क्या होता है, मैं पूछूं कि इसका स्थानीय मान बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ, तो क्या होगा। ये तो आपको पता चल गया कि प्लेस कौन सा होता है। मैं पूछूंगा कि 9 का स्थानीय मान बताओ, तो 9 जो है 1 पर है, इसलिए 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। मैं कहूंगा कि 8 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 8 का प्लेस वैल्यू 8 10 पर है, इसलिए 8 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। मैं कहूंगा 7 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 7 जो है 100 पोजीशन पर है, इसलिए हो जाएगा 700। 6000 पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हो जाएगा। इन 5 है तो 5 में 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो संख्याएं हैं इसकी जो है सो क्या है, यह स्थानीय मान है या फिर से जो सो इसको हम लोग प्लेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग जब संख्याओं का एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप भी जो है सो इसी तरीके से हम लोग संख्याओं का क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं या फिर से जो सो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपके सामने कोई और संख्या पूछता हूँ। एक संख्या मैंने लिखा 786.392। अब मैं पूछूंगा कि इन संख्याओं का स्थानीय मान बताइए या फिर से जो सो प्लेस वैल्यू बताइए। तो अब पॉइंट वाला में थोड़ा सा दिक्कत क्या हो जाता है कि पॉइंट के जो इधर जो संख्या लिखी रहती है उसको हम लोग नॉर्मल जैसे पहले करते थे वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। ये जो 6 है वंस प्लेस पर होता है तो 6 हो जाएगा। 8 जो है सो टेंस प्लेस पर है तो 80 हो जाएगा। 7 जो है सो 100 पोजीशन पर, इसलिए 700 हो जाएगा। लेकिन जो डेसिमल के बाद जो संख्याएं लिखी रहती है, जैसे 3 है तो डेसिमल के बाद जो पहला पोजीशन आता है इसको हम लोग बोलते हैं 10th बोलते हैं। जो डेसिमल के बाद पहली बार जो पोजीशन होते हैं उसको हम लोग 10th बोलते हैं। दूसरी बार जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं 100th बोलते हैं और इसको 1000 बोलते हैं, फिर 10,000 बोलते हैं। अगर मैं पूछूंगा कि 3 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 3 10th पर, इसलिए 3/10 हो जाएगा। 9 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 9 100th पर है, इसलिए 100 9/100 हो जाएगा। इस 2 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 2/1000 पर है, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/100,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से डेसिमल वाले संख्याओं का भी हम लोग जैसे क्या कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू को या फिर से जो है स्थानीय मान को बता सकते हैं। अब बात रहा अंकीय मान या जातीय मान का, तो देखिए किसी भी डिजिट का जो अंकीय या जातीय मान होता है वह खुद होता है। जैसे पूछा जाए 5 का अंकीय मान कितना होगा, 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। 5 के जगह पे कोई और 5 का फेस 4 नहीं लिख सकता है, 3 का फेस 2 नहीं लिख सकता है। जब होगा तो 3 3 के ही बराबर होगा, 2 के फेस 2 के ही बराबर होगा, 0 के जगह पे 0 ही आएगा। तो जिस भी नंबर का फेस वैल्यू पूछा जाए, जिस भी डिजिट का फेस वैल्यू अंकीय मान या जातीय मान पूछा जाए, तो वहीं उसका जो सो क्या हो जाता है, अंकीय मान हो जाता है या फिर से जो सो जातीय मान हो जाता है। जैसे कोई एक सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, बताइएगा। मैं कहता हूँ कि 73986, मैं कहता हूँ कि इस 6 का जातीय मान बताइए, तो 6 का जातीय मान 6 होगा, 8 का जातीय मान 8 होगा, 9 का जातीय मान 9 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा। लेकिन इसी को मैं कहता हूँ
कि 6 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 6 का प्लेस वैल्यू 6 होगा, 8 का प्लेस वैल्यू 80 होगा, 9 का प्लेस वैल्यू 900 होगा, 3 का प्लेस वैल्यू 3000 होगा और 7 का प्लेस वैल्यू 70000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग संख्याओं के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझे होंगे। हमको आशा है कि आपको प्लेस वैल्यू में और फेस से संबंधित आपके सीडीएस के पेपर में पूछा गया है। सवाल में कहता है कि एक संख्या लिखी गई है जिसका यहाँ पे विस्तारित रूप लिखा गया है, तो ए वाला संख्या का जो है सो क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अगर इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, विस्तारित रूप लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 20 प्लस, अच्छा 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 लिख सकते हैं, प्लस 8 इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस 3/10 प्लस 6/100 प्लस का 5/1000 हो जाएगा। जब इसका हम लोग विस्तारित रूप लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, तब इतनी संख्याओं को हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर। अब केवल हम लोगों को कंपेयर कराना है 2a प्लस 8b प्लस का 3c प्लस का 6d प्लस का 5e जो है सो लिखा जा सकता है। अब एक बात बताइए, अब कंपेयर करिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब a जो है सो 10 के बराबर होगा, तो यहाँ से आप कहीं पे लिखते चलिए a का मान जो है सो 10 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b है, तो b के जगह पे जो है सो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे c का मान जो है सो कितना हो जाएगा, तो c का मान निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा। d का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, d का मान हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। e का मान निकालेंगे तो कितना होगा, तो e का जो है सो मान निकालेंगे तो आ जाएगा 1/1000। अब इस संख्या का हमने पोजीशन पता कर लिया। अब यहाँ पे हम बारी बारी से क्या करेंगे, रखेंगे। a का मान 10 है तो यहाँ पे 10 रख देंगे, तो 1 में 10 से गुणा करेंगे, 10 में 1 से गुणा करेंगे 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 5b है तो 5, 10 में 5 को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं 15 प्लस ऐसे 15.9/c है, तो 9 में 10 से भाग देंगे तो 0.981 हो जाएगा, यानी कि 15.981। इसका अगर हम लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 15.981 जो है सो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको समझाया कि किसी भी संख्या के स्थानीय मान और जातीय मान को मैंने समझाया, और समझाया था कि स्थानीय मान से रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं विभाजिता के नियम के ऊपर आगे बढ़ते हैं कि विभाजिता का नियम क्या होता है। विभाजिता का नियम या विभाज्य का नियम, विभाज्य का नियम, विभाज्य का नियम या विभाजिता का नियम भी बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल बोला जाता है, और इसको हिंदी में कहते हैं विभाज्य का नियम या विभाजिता का जो है सो नियम कहा जाता है। किसी भी संख्या का अगर हमको डिविजिबिलिटी रूल पता करना है, विभाजिता का नियम पता करना है, तो कैसे करते हैं। देखिए, आपको अगर स्थानीय मान अगर समझ में आ गया है तो आप किसी भी संख्या का जो अभाज्य संख्या नहीं है, जनरली आप संख्याओं का जो है सो मोटे तौर पर आप निकाल सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे कि सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं 2। हमको पता करना है कि 2 से किसी भी संख्या में भाग किस कंडीशन में लगता है, कैसा कंडीशन बनेगा, हम कैसे पता करेंगे कि किसी संख्या में 2 से भाग लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई संख्या है, मान लेते हैं कि a b c d 4 अंकों की कोई संख्या है। हमने ये एज्यूम कर लिया, मान लिया कि 4 अंकों की कोई संख्या है a b c d, और इसमें हमसे कोई भी संख्या हो सकता है, इसमें हमको 2 से भाग लगाना है। तो क्या कंडीशन अगर बन जाएगा तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि ABCD कोई संख्या है, तो ये जो ABCD संख्या लिखा है, इसका अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, विस्तारित रूप लिखते हैं, तो क्या इसको लिख सकते हैं। इसको लिखना होगा तो लिखेंगे 1000A प्लस का 100B प्लस का 10C प्लस का D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, क्योंकि यह D 1 पोजीशन पर है तो D लिख सकते हैं, C 10 पर है तो 10C लिख सकते हैं, B जो है सो 100 पर है और A जो है सो 1000 पर है। तो A जो ऐसे लिखा है उसको हमने क्या किया कि एक्सपेंडेड फॉर्म करके लिख दिया, विस्तारित रूप करके जो है सो क्या कर दिया, नोट कर दिया। अब क्या करना है कि हमको पता करना है कि इसमें 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो कुछ नहीं करना है, आप 2 से इसमें भाग लगाइए। अब आप पारा-पारी एक-एक करके भाग लगाइए। तो आप एज्यूम करिएगा कि जो यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है वो 1000 ए पर लगा है। अगर हम 2 में 1000 से भाग देंगे तो ये पूरी संख्या कट जाएगा। अगर 2 में 1000 से भाग लग जाएगा तो ए में भी जो है सो भाग लग जाएगा, क्योंकि यह 2 का ही मल्टीपल लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये पूरी संख्या जो है सो 2 से कट जाएगा। उसी तरीके से अगर 2 में हम 100 से भाग लगाते हैं तो 100 भी पूरी तरीके से कट जाएगा। अगर 2 में 100 से पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी कि ये पूरी संख्या, ये पूरी नंबर भी जो है सो 2 से कट जाएगा। अब बात करते हैं 10C, यह भी जो है सो 10 में 2 से 10 में भाग देंगे, यह भी पूरी तरीके से संख्या कट गया। लेकिन ये जो लास्ट वाला नंबर बच गया, इसमें अगर हम 2 से भाग लगा दें तो हमको पता चल जाएगा, इसमें भी भाग लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा।
केवल आखिरी डिजिट में अगर हमारी भाग बन जाए कि किसी भी संख्या के लास्ट के 1 डिजिट में अगर 2 से भाग लग जाए तो इस पूरे नंबर्स में भाग लग जाएगा। यही हमको कंफ्यूजन कर रहा है कि इसमें भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर इसमें 2 से भाग लग गया मतलब कि इस पूरे नंबर में जो है सो 2 से भाग लग सकता है। तो ये बातें ध्यान में ऐसे कहा जाता है, किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अंतिम एक अंक में अगर 2 से भाग लगा तब वो पूरी संख्या में जो है सो 2 से भाग लग जाएगा। किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के लास्ट 1 डिजिट याद रखना है। 2 से विभाज्य का क्या मतलब होता है? किसी नंबर का लास्ट 1 डिजिट में अंतिम एक अंक में अगर 2 से भाग लग जाएगा तो पूरी नंबर में उस पूरी संख्या में जो है सो 2 से भाग लग सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की डाउट जो है सो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको 2 से समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो आज के बाद से आपको याद रखना है किसी भी संख्या में 2 से भाग लगाने की क्या कंडीशंस होती है। तो किसी भी संख्या में 2 से भाग देने की शर्त होती है कि किसी संख्या में अगर हम 2 से भाग किसी संख्या का अंतिम एक अंक में 2 से भाग लग जाता है तो पूरी संख्या जो है सो 2 से विभाज्य हो सकता है। उसी तरीके से हम बात करते हैं 2 हो गया। अब बात करते हैं 4 पर। 4 पर अगर हम बात कर लेते हैं, चूंकि 2, 4, 8, 64, 16 ये सभी की सभी एक तरह की ही संख्याएं लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं 4 से किसी संख्या में कब कब विभाज्य लगेगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, एक भी संख्या को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो 4 से चेक करना है तो मान लेते हैं कि कोई संख्या A B C D है। ये A B C D 4 अंकों की कोई संख्या है। हमको पता करना है कि इस संख्या में कौन सा ऐसा कंडीशन बनेगा जिसमें हम 4 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि इसको विस्तारित रूप लिख लेते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। तो 1000 ये हो जाएगा प्लस 100 B हो जाएगा प्लस का 10C हो जाएगा प्लस का D हो जाएगा। अब इसमें आप भाग लगाओ 4 से। तो देखिए क्या है कि 4 से जब हम 1000 में भाग लेंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अगर 1000 में पूरा भाग लग जाएगा मतलब 1000 A में भी पूरा भाग लग जाएगा और ये कट करके रिमाइंडर कितना देगा? 0 बचेगा। यानी कि ये तो बात पक्की हो गई कि यहाँ पे जो संख्या है उसमें 0 से पूरा भाग 4 से पूरा भाग लग जाएगा। अब हम बात करते हैं कि 4 में 1000 100 B से भाग लगते हैं तो 4 में 100 B से भी पूरी भाग लग जाएगा। चूंकि 4 में 100 से भाग लग जाएगा तो ये 4 का ही मल्टीपल लिखा है मतलब कि इसमें भी पूरी तरीके से भाग लग जाएगा। अब बात रहा 10 में। इस दोनों संख्या में 4 से 10 में भाग नहीं लग पाएगा, 4 में 10 से भाग नहीं लगेगा और D में ही नहीं लगेगा। अगर हमको यह पता चल जाए कि यहाँ पे कौन सी संख्या है, इन दोनों पोजीशन पर कौन सी संख्या है, तो हम बता सकते हैं कि इस नंबर में 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी कि 4 से विभाज्यता का नियम होता है, अगर किसी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट अगर किसी संख्या के किसी नंबर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लग जाए तो पूरे नंबर में पूरी संख्या में जो है सो 4 से भाग लग सकता है। तो इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि किसी नंबर में 4 से विभाज्यता का नियम होता है, 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट का 2 डिजिट में अंतिम 2 अंक में अगर 4 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य हो जाती है और उस पूरे नंबर में जो है सो 4 से भाग लग सकता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 4 के बाद से आता है उसी तरीके से 8 में बात आती है कि 8 में किसी संख्या का हम कैसे भाग लगाते हैं। तो कोई संख्या 8 है, प्रॉपर तरीके से 8 में बात कर लेते हैं तो सेम संख्याएं बनेगी 8 पर भी। 8 की कोई संख्या है तो मान लेते हैं कि कोई संख्या है ABCD है कोई संख्या। अब मैं कहता हूं कि इस संख्या में 4 अंक की हो सकती है, 3 अंक की हो सकती है, 2 अंक की हो सकती है, 10 अंक की, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ABCD की बात कर लेते हैं तो मान लेते हैं कि ये कितना लिखा है 1000 A। इसको हल कराएंगे तो हो जाएगा 10,000 A प्लस का 1000 B प्लस का 100 C प्लस का 10 D प्लस का E। अब इसमें हमको 8 से भाग लगाना है। जब 8 से हम भाग लगाएंगे तो 10,000 में पूरी संख्या से भाग लग जाएगा, 8 से पूरी नंबर में भाग लग जाएगा, 8 से 1000 में भी भाग लग जाएगा, लेकिन 8 से जो है सो 100 में भाग नहीं लगेगा, 10 में भाग नहीं लगेगा, ई में भाग नहीं लगेगा। अगर इन तीनों में अगर 8 से भाग लगाने की बात बन जाए तो पूरी संख्या में पूरे नंबर में जो है सो 8 से भाग लग सकता है। तो एक बात ध्यान रखने की 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर लास्ट के 3 डिजिट में 8 से विभाज्य हो जाए कोई भी संख्या तो पूरा नंबर जो है 8 से विभाज्य हो जाता है। तो इसका एक ट्रिक जान लेते हैं।
उतना हमको ध्यान में नहीं रखना है। देखिए क्या होता है, आपको एक चीज पता होगा कि 2 का पावर 1 जो है सो किसके बराबर होता है, 2 के। 2 का पावर 2 होता है 4, 2 का पावर 3 होता है 8, 2 का पावर 4 होता है 16, 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर 6 होता है 64, 2 का पावर 7 होता है 128, 2 का पावर 8 होता है 256, 2 का पावर 9 होता है 512 और 2 का पावर 10 होता है 1024। तो अगर किसी भी संख्या में आपको एक बार ध्यान में रखना है, जैसे अगर पूछा जाए 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो आपको पता है कि जो 2 होता है 2 का पावर 1 होता है, तो 2 है 2 का पावर 1, तो इसमें क्या करते हैं कि अगर लास्ट 1 डिजिट में अंतिम के एक अंक में अगर 2 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है। ये जो 4 है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, यानी कि 4 से विभाज्य का मतलब होता है कि लास्ट का 2 डिजिट में अगर अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या में जो है सो 4 से भाग लग सकता है। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, यानी कि अंतिम का लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 से भाग लग जाए तो उस पूरे नंबर में 8 से भाग लग जाएगा। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लास्ट का 4 डिजिट लिख सकते हैं। 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, तो 32 से विभाज्यता के नियम होता है लास्ट का 5 डिजिट। 64 से विभाज्यता का मतलब हुआ लास्ट का 6 डिजिट। 128 के विभाज्यता का मतलब लास्ट का 7 डिजिट। 256 से विभाज्यता के नियम लास्ट का 8 डिजिट। 512 का लास्ट का 9 डिजिट। 1024 का लास्ट का 10 डिजिट। तो इस तरीके से हम लोगों को विभाज्यता का नियम याद रखना है कि 2 का पावर 1, जैसे 2 से पूछा जाए तो 2 को क्या याद रखेंगे कि 2 को हम लोग 2 का पावर 1 कहते हैं, तो 2 से विभाज्यता के नियम होते हैं अगर किसी संख्या का अंतिम एक अंक में 2 से भाग लगेगा तो पूरी संख्या 2 से भाग लगेगी। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, बेसिकली 16 तक याद रखना है, 32 तक 16-32 तक में काम चल जाएगा। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5, तो अंतिम 5 अंक में हम लोग जो है सो 32 से विभाज्यता का नियम याद रखना है। 2 से विभाज्यता 4 से 8 से क्लियर हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड एक और होता है 5 से, तो 5 का भी अभी ही समझ लेते हैं। अगर मैं कहता हूं कि 5 से विभाज्यता के नियम बताओ, तो 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 2 25 होता है, 5 का पावर 3 125 होता है, 5 का पावर 4 625 होता है। तो अगर कहा जाए 5 का विभाज्यता का नियम बताओ, तो 5 जो होता है 5 का पावर 1 5 होता है, यानी कि इसका जो सभी क्या देखेंगे, लास्ट का 1 डिजिट देखेंगे। अगर किसी संख्या के लास्ट के अंतिम एक अंक में 5 से भाग लग जाएगा तो पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी, और 5 से तभी विभाज्य होगा जब उसके लास्ट में 0 रहता है या फिर से जो सो 5 रहता है। किसी संख्या के अंत में लास्ट में 0 रहे या 5 रहे तभी उस संख्या में हम लोग 5 से डिवाइड लगा पाएंगे। तो ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम एक अंक में 5 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या जो है सो 5 से विभाज्य हो जाती है। 25 से क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2, यानी कि लास्ट का जो 2 डिजिट है, अंतिम का जो 2 अंक है, उसमें अगर 25 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या जो है सो 25 से भाग लग जाएगी। 125 को 5 का पावर 3 लिखते हैं, मतलब लास्ट का 3 डिजिट लिखा जा सकता है। 625 को 5 का पावर 4 लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लास्ट का 4 डिजिट लिख सकते हैं। अंतिम 4 अंक में अगर 625 से भाग लग जाए तो पूरी संख्या जो है सो 625 से विभाज्य हो सकती है। इतनी बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें क्लियर हुआ। अब इसके बाद से आते हैं हम 3 पर और 9 पर। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है और 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, दोनों सेम ही होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई मैंने 4 अंकों की संख्या सोचा ABCD कोई 4 अंकों की संख्या है। अगर मैं कहता हूं कि बताइए कि इस संख्या में जो है 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका विस्तारित रूप लिख लेते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। तो अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा 1000A प्लस 100B प्लस का 10C प्लस का D। अब इसमें हमको 3 से भाग लगाना है, चेक करना है कि 3 से भाग कब कब लगेगा, कौन सी कंडीशन से बनेगा तो 3 से भाग लगेगा। तो देखिए 3 से बात होती है, ये जो 1000A लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 999A प्लस A। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, क्योंकि 1000 को हम 999A और A में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ये जो 100 लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 99B प्लस का B लिख सकते हैं। ये जो 10C लिखा है इसको 9C प्लस का C लिख सकते हैं, और D को D एडिटी लिखेंगे बटा 3 करेंगे। अब देखेंगे कि जितना 9 वाला टर्म है उसको एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 999A प्लस का 99B प्लस का 99C। यहाँ से बच गया A प्लस B प्लस C प्लस D
बटा का 3। अब देखिए 3 में 999 से पूरी पूरी भाग लग जाएगा। अगर 999 में भाग लगेगा तो ये पूरी संख्या पूरी कट करके रिमाइंडर 0 देगा। 3 से 99 में भी भाग लग जाएगा और 9 में भी भाग लग जाएगा। ए बच गया, ए प्लस बी प्लस सी डी बच गया, यानी कि हमने जो संख्याएं मानी थी इनका योगफल केवल बच गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल, सम ऑफ डिजिट जो है अंकों का योगफल में अगर 3 से भाग लग जाए, उसके अंकों के योगफल में अगर हम 3 से भाग लगा दें तो पूरी संख्या जो होगी वह संख्या 3 से भाग लग जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अगर किसी संख्या में, अगर किसी नंबर्स में हम क्या करते हैं कि उसके अंकों का योगफल में अगर 3 से भाग लग जाएगा तो पूरी संख्या जो है सो 3 से भाग लग जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से 9 का भी होता है। 9 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। 9 यहाँ पे 3 है तो 3 की जगह पे 9 लिख देंगे, बाकी सेम कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, तो 3 और 9 का सेम होता है कि अंकों का योगफल और जो है सो इतनी। तो हम लोगों ने अभी के क्लास में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया विभाज्यता के नियम 2, अगर कहीं पे 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, 16 रहे, 32 रहे, 64 रहे, इसके अलावा 5 रहे, 25 रहे, 125 रहे, 625 रहे, ये सभी संख्याएं, इसके अलावा 3 रहे और 9 रहे, इन संख्याओं का हमने विभाज्यता का नियम जो है सो देखा। अब जो है सो थोड़ा सा चीज़ें और पढ़नी है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो बड़े बड़े जैसे 11 का हो गया, 7 का हो गया, जो प्राइम नंबर्स होती हैं, 13 का हो गया, 37 का हो गया, 73 का हो गया, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं, इन सभी संख्याओं को हम लोग कैसे जो है सो ब्रेक डाउन करते हैं इसको प्राइम फैक्टर के रूप में। और आई बात समझ में? तो इतनी बातों को अगर आप समझ गए होंगे तो एक थोड़ा सा और हम बता लेते हैं, एक जो कि 11 का विभाज्यता के नियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 11 की विभाज्यता का नियम। देखिए 11 की विभाज्यता के नियम क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कोई संख्या लिखी है ABCDE, ये 5 अंकों की कोई संख्या है और इसमें हमको पता करना है कि 11 से विभाज्यता की क्या नियम होते हैं। देखिए 11 से बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, जिसमें आपको मैं अलग अलग मैंने सारे कंडीशंस को बताऊंगा। पहले पहला तरीका बता लेते हैं, फिर जितने भी 11 से विभाज्यता के नियम होते हैं उन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो ABCDE मान लेते हैं कि 5 अंकों की कोई संख्या है। अब हमको पता करना है कि ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, ये जो नंबर्स लिखी गई, इसमें 11 से भाग कब लगेगा, कौन से कंडीशंस में लगेगा। तो सबसे पहले जैसे हम लोग करते थे, विस्तारित रूप लिखते थे, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते थे, वैसे लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 10,000 A प्लस का 1,000 B प्लस का 100 C प्लस का 10 D प्लस का E लिख सकते हैं। हमको इसमें 11 से भाग लगाना है। तो हम लोग क्या क्या कंडीशंस कर सकते हैं मेरे भाई, देखिए ये जो 1,000 A लिखा है, ये देखिए आप थोड़ा सा, ये जो मैंने संख्याएं लिखी गई है इसमें आप थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें अपने से थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना है। ये जो 10,000 संख्याएं लिखी गई है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9,999 A प्लस A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये जो 1,000 लिखा है, इस 1,000 को अगर हम ऐसे लिखते हैं 999 A प्लस A लिखते हैं, अब इसमें 11 से भाग नहीं लग पाएगा, क्योंकि 11 9 99 हो जाएगा, 9 से भाग नहीं लगेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ और जुगाड़ लगाते हैं। ये जो 1,000 B लिखा है इसको एज इट इज रखने देते हैं और इसमें हम A को B अपने से जोड़ देते हैं और A को B घटा देते हैं। जैसे ही ऐसा हम करेंगे, तो चूंकि यहाँ पे 1,000 लिखा है और 1,000 में 1 को जोड़ेंगे तो 1,001 हो जाएगा और 1,001 में 11 से पूरी पूरी भाग लग जाएगा। 11 9 में 99, यहाँ से 1 1 हो जाएगा, 91 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1,000 B प्लस B लिख सकते हैं और B अपने से जोड़े हैं तो B को घटा देंगे, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस ये जो 10C लिखा है, ये जो 10C लिखा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 99 C प्लस C लिख सकते हैं। ये जो 10D लिखा है इसको हम लोग 10D प्लस का D माइनस का D प्लस का E लिख सकते हैं बटा 11, इतना लिख सकते हैं। अब इसमें आप इधर उधर करते रहिए। अब 11 से इसमें भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा 9,999 A प्लस का A प्लस इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1,001 B माइनस का B प्लस हो जाएगा 99 C प्लस का C प्लस ये हो जाएगा 11 D माइनस का D यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का D प्लस का E बटा 11। अब देखिए 11 में 9,999 से पूरा पूरा भाग लगेगा, 1,000 B में पूरा भाग लगेगा, 99 C में भाग लगेगा, 11 D में भाग लगेगा। अब जिसमें जिसमें नहीं लगा है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ बच गया A बच गया, यहाँ से लिखेंगे A प्लस यहाँ से बच गया C, यहाँ से बच गया C, यहाँ से बच गया E घटाना है B को और माइनस D को। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस C
प्लस ई माइनस बी प्लस डी लिख सकते हैं। यानी कि करना क्या है कि अल्टर जोड़ना है, देखिए अल्टरनेट करके जोड़ना है, ई में सी को जोड़ना है, सी में ए को जोड़ना है। लेफ्ट साइड से बाएं साइड से क्या करते हैं कि अल्टरनेट करके जोड़ते हैं और बाकी चीज को घटा देते हैं। जैसे ई में सी को जोड़ेंगे, सी में ए को जोड़ेंगे, सी ए जोड़ेंगे और जो बी डी बचा है उसको जोड़ करके इसमें से घटा देंगे। अगर इस संख्या में 11 से भाग लग जाएगा तो पूरी संख्या में जो है सो 11 से भाग जो है सो क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो ये चीजें था 11 से विभाज्यता के नियम, या इस तरीके